Hello everyone. So this is our 17th lecture on microwave electronics, and in the previous lecture we have discussed about resonator और cavity resonator, और उसके अंदर अपन ने रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर क्या होता है वो डिस्कस कर लिया था। साथ ही अपन ने क्या डिस्कस कर लिया था, टीई एमएनपी मोड के लिए अपन ने फील्ड इक्वेशंस कर ली थी। आज अपन बात करेंगे फील्ड इक्वेशंस फॉर टीएम मोड, फील्ड इक्वेशन फॉर टीएम एमएनपी मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो मैंने लिखना आपको सिखा ही दिया था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले किस तरीके से स्टार्ट करना है कि भैया आप वेवगाइड की जो इक्वेशन है उससे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कैविटी रेजोनेटर क्या होता है, बस वेवगाइड के दो एंड और लगा दिए, तो बाकी बाउंड्री कंडीशन तो अपन ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो अपने को बस जेड एक्सिस के अलॉन्ग और बाउंड्री कंडीशन चेक करनी है और वेवगाइड की इक्वेशन से ही अपना क्या जाता है, कैविटी रेजोनेटर आ जाता है। तो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। सिंस EM field confined into cavity resonator must satisfy Maxwell's equations, which are subjected to बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। और बाउंड्री कंडीशन क्या होती है वो आपको पता है ही। बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, दैट इज एट सरफेस ऑफ कंडक्टर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and perpendicular component of magnetic field must vanish, जीरो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रख के आगे चलना है। तो देखो, अब अपन फील्ड इक्वेशन लिखते हैं। वी नो दैट फील्ड इक्वेशंस फॉर TM mod in rectangular waveguide is given by, तो TM mod है तो मतलब EZ होगा, और EZ वहां पे कितना होता है, E नोट Z साइन M पाई X अपॉन A साइन N पाई Y अपॉन B एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी Z, यही होता है। अब ये एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा वापस कोस और साइन में टूटेगा। अब देखो EZ क्या है, EZ क्या है, Z इक्वल टू 0, Z इक्वल टू जो भी अपन D डिस्टेंस ले लें। ठीक है ना भाई, आपका वेवगाइड कुछ इस तरीके से था, मान लो। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये Z इक्वल टू 0 प्लेन है, ये Z इक्वल टू D प्लेन है, क्योंकि ये जो लेंथ है अपन ने कितनी ले ली है, D ले ली है। तो इन दोनों वॉल्स के लिए क्या होना चाहिए, वेनिश करना चाहिए। कौन, टेंजेंशियल कंपोनेंट, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो वेनिश नहीं करना चाहिए। तो देखो, जब यहाँ से मैं कोस और साइन लाऊंगा तो भैया कोस तो वेनिश होगा ही नहीं होगा ना कोस, क्योंकि Z इक्वल टू 0 पर कोस कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। साइन वेनिश हो जाता है, तो जो वेनिश हो जाता है वो ही आएगा। जबकि जब अपन टी मोड की बात कर रहे थे, अभी TM मोड है ना, जब TM मोड की अपन बात कर रहे थे तो वहां पे HZ था, तो HZ में भी Z के लिए कोस कंपोनेंट भी आ रहा था, साइन भी आ रहा था। तो HZ क्या होता है, जीरो होना चाहिए। तो HZ जीरो होना चाहिए, इसका मतलब अपन ने वहां पे किसको कर दिया था, फिर साइन चूज किया था, क्योंकि साइन ही जीरो वैल्यू दे सकता है, कोस जीरो वैल्यू नहीं दे सकता, यही बात थी। तो यहाँ पे अपने को वो चाहिए जो Z इक्वल टू 0, Z इक्वल टू D पे नॉन जीरो वैल्यू दे, क्योंकि EZ नॉन जीरो होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिया था अपन ने, साइन लिया था, क्योंकि जीरो हो जाना चाहिए। HZ क्या था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, तो परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू मैग्नेटिक फील्ड वेनिश करना चाहिए। तो इनमें से कौन सा जीरो होता है, साइन जीरो होता है। तो जब अपन ने टी मोड की बात की तो HZ के लिए अपन ने क्या चूज किया था, साइन चूज किया था। यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए,
क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होता है, ये तो परपेंडिकुलर है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो नहीं कौन होता है? कोस नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन चूज करेंगे अपन, कौन सा कंपोनेंट चूज करेंगे? कोस चूज करेंगे। किसके लिए? जेड एक्सिस के लिए, ठीक है। तो ये फर्क है बेसिकली। तो सिंस एट जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू डी, ई जेड मस्ट बी नॉन जीरो। भैया सो फील्ड इक्वेशन फॉर पी एम एम एन पी मॉड इन कैविटी रेजोनेटर, अब रेजोनेटर में लिख रहे हैं अपन, इन कैविटी रेजोनेटर मस्ट बी ई जेड इज इक्वल टू ई नोट जेड साइन एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी कोस, क्योंकि कोस जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। टेंजेंशियल जीरो होता है, परपेंडिकुलर जीरो नहीं होता है। तो कोस पी पाई जेड अपॉन डी, ठीक है। हेयर एम, एम क्या है? एम कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो जब भी साइन हो तो एम को 1 से स्टार्ट करना, क्योंकि अगर एम को आपने 0 से स्टार्ट किया तो साइन 0 0, फील्ड 0 जगह अब ई जेड ही 0 हो गया, तो ई जेड तो बाकी सारे फील्ड को डिराइव करेगा, तो सब 0 हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, जिस भी फंक्शन में साइन दिखे उसको 1 से स्टार्ट करना है, जिसमें कोस दिखे उसको 0 से स्टार्ट करना है। तो एम यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। एम क्या है? नंबर ऑफ हाफ वेव अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे एन भी कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3, और ये भी क्या है? नंबर ऑफ हाफ वेव अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन पी कहाँ से स्टार्ट होगा? पी 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, क्योंकि कोस है, अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बाकी जो फील्ड हैं वो इसी से लिखे जाएंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए पहले, उसके बाद इससे अपन लिख देंगे, ठीक है। तो ये आप पॉज करके जो है बाद में नोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। और कोई दिक्कत आती भी है आपको तो जो नेक्स्ट लाइव सेशन होगा अपना, शायद आज शाम को रख लूँ मैं, ठीक है। तो उसमें आप पूछ लेना इस क्लास से, या जो पिछली जो क्लास थी वो भी रिकॉर्डेड थी, उससे जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी ये हटा रहा हूँ, आगे चलते हैं अपन। देखो नेक्स्ट याद करने के लिए, ई जेड आपके पास है, तो ई जेड है तो ई एक्स 1/h²। मैंने बताया था जो फील्ड दिया गया है उसी का निकालना, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। किसके रेस्पेक्ट में? एक तो जिसका पूछा गया है, और एक किसका आप कर रहे हो? जेड का, ठीक है। ये लो ई वाई, तो वही चीज़ है 1/, अच्छा ये एच कट नहीं है, एच है। और एच क्या है? बेसिकली एच जो है वो के सी स्क्वायर ही है, या फिर के आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़। तो 1/h² डेल स्क्वायर ई जेड, तो डेल वाई और डेल जेड। अच्छा फिर एच एक्स, तो एच एक्स में आपको पता है आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन h²। वहाँ पे देखो टी मोड में सिर्फ एप्सिलॉन की जगह म्यू होता है, यहाँ पे माइनस होता है, और एच वाई वाला प्लस होता है, मतलब ई एक्स में आती है वो वैल्यू, ठीक है। और ई वाई में माइनस प्लस आता है, ई एक्स में माइनस आता है, यहाँ पे उल्टा है। एक तो म्यू की जगह एप्सिलॉन है, और एक एच वाई में माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें कैसे करोगे? डेल ई जेड आपको दिया गया, एक्स पूछा है तो मतलब वाई के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे वाई पूछा है तो एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको आता ही है, एच जेड आपको पता है 0 होगा, ठीक है। ये सारे फील्ड में लिख देता हूँ। तो ई जेड का किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना आएगा? ई नोट जेड, ठीक है, अपॉन h², और एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो मतलब एम पाई अपॉन ए कॉस एम पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है। वाई वाली टर्म एज इट इज साइन एन पाई वाई अपॉन बी, ये हटा देता हूं मैं। ठीक है,
जेड का करोगे तो पी पाई अपॉन जेड आगे आएगा, सॉरी पी पाई अपॉन डी आगे आएगा, और कॉस बन जाएगा साइन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन पी पाई जेड अपॉन डी। तो ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं, एक्स की बात करते, इसको ई नोट एक्स लिख दोगे, कॉस एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी, और को अच्छा साइन, ये भी साइन, ओके, साइन पी पाई जेड अपॉन टी। ठीक है, सिमिलरली अपन ये फील्ड लिख सकते हैं। तो देखो 1/h², एक बार y के रेस्पेक्ट में करना है, एक बार z के, तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो n पाई अपॉन b आएगा, z के रेस्पेक्ट में करोगे तो p पाई अपॉन d आएगा। क्लियर है? अच्छा, साइन m पाई x अपॉन a एज इट इज, cos n पाई y अपॉन b साइन p पाई z अपॉन d। यहाँ पे नेगेटिव क्यों, cos का करोगे तो माइनस आएगा। अब जो आगे ये कांस्टेंट है इसको एक नया कांस्टेंट दे सकते हैं, ये ई वाई है तो इसको ई नोट वाई लिख सकते हो। तो हो गया ई नोट वाई साइन एम पाई एक्स अपॉन ए कॉस एन पाई वाई अपॉन बी एंड साइन पी बाई जेड अपॉन डी। ठीक है, यहाँ पे आओ, आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा एच स्क्वायर वाई के रेस्पेक्ट में करना है, मतलब एन पाई अपॉन बी। ठीक है, तो ये साइन वाली टर्म एज इट इज साइन एम पाई एक्स अपॉन ए, ये जो वाई वाली टर्म है ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस एन पाई वाई अपॉन बी। ठीक है, और कॉस पी बाई जेड अपॉन डी एज इट इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको नया कांस्टेंट किसके अकॉर्डिंग एच एक्स है तो इसको एच नॉट एक्स लिख दो, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड को बताता है। साइन एम पाई एक्स अपॉन ए कॉस एन पाई वाई अपॉन बी cos p पाई जेड अपॉन डी। अब आपका रह गया सिर्फ एच वाई, तो सो दिस इज माइनस आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन एच स्क्वायर। ये थोड़ा इग्नोर करना, मैं एक्चुअली क्या है एच की जगह एच कट बना देता हूँ, ये क्वांटम में आदत है ना। अब मैं मतलब दिमाग में तो है लेकिन हाथ क्या है, हैबिट हो जाती है हाथ को ना लिखने की, तो अगर मैं एच कट बना रहा हूँ तो उसको एच बना लेना। ठीक है ना, और यहाँ पे एच और प्लांक कांस्टेंट नहीं है, ये के आर है, के आर, इसकी वैल्यू कितनी है एम पाई अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी का स्क्वायर प्लस पी पाई अपॉन डी का स्क्वायर। ठीक है ना, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आयट अच्छा एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो एम पाई अपॉन ए आगे आ जाएगा, साइन यानी कि कॉस बन जाएगा कॉस एम पाई एक्स अपॉन ए, बाकी दो टर्म एज इट इज यानी कि साइन एन पाई वाई अपॉन बी और कॉस पी पाई जेड अपॉन डी। ठीक है, अच्छा अब इसको एक नया कांस्टेंट दे देना, क्या दे देना, एच वाई है तो इसको एच नॉट वाई लिख देना, ये टर्म एच डी आ जाएगी। एच जेड जीरो होता ही है टी एम मोड के लिए, तो ये आपकी क्या हो गई फील्ड इक्वेशंस हो गई, किसके लिए, इसके लिए टी एम एम एन पी मोड के लिए। टी एम का मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, और एम एन पी जो सब्सक्रिप्ट है वो क्या बता रही है, ये लिखा हुआ है क्या है ये। ठीक है, तो ये हो गई फील्ड इक्वेशंस। और फील्ड इक्वेशन की आपको याद भी रखना है, क्योंकि अगर आपको अटेन्यूएशन पूछ लेता है, अगर आपको अटेन्यूएशन पूछ लेता है ड्यू टू कंडक्टिंग वॉल, क्या पूछ लेता है ड्यू टू कंडक्टिंग वॉल, तो भैया फिर आपको ये फील्ड इक्वेशन याद होनी ही चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो अपना जो अटेन्यूएशन है वो नहीं निकल पाएगा, तो आपको फील्ड इक्वेशन डायरेक्ट याद होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको अच्छे से याद करने के लिए बताया कि आप किस तरीके से याद रख सकते हो, लेकिन याद तो आपको ही रखनी पड़ेंगी ये। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेना पॉज करके या जैसे भी। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ, और मैं चल रहा हूँ भैया कैविटी रेजोनेटर किस शेप का, सर्कुलर शेप का, या फिर आप कह सकते हो सिलेंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर। ठीक है, इसके नीचे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी कहो, आर फील्ड इक्वेशन फॉर द कैविटी रेजोनेटर।
नेक्स्ट है अपना सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर। ठीक है, सर्कुलर कह सकते हो, सिलेंड्रिकल कह सकते हो, एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिलेंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर, तो ये क्या होगा, जो आपका सिलेंड्रिकल या सर्कुलर जो वेवगाइड था उसके अगर दोनों एंड्स को आप बंद कर दोगे मेटेलिक बॉल से तो क्या बन जाएगा, रेजोनेटर बन जाएगा। सो सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर, सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर is a metallic enclosure made by circular waveguide made from, लिखते हैं यहाँ पे, made from circular waveguide by closing the open ends by metallic walls, तो आपका ये जो सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर है, ठीक है, कैसे होगा, मतलब यहाँ पे भी अब एक वॉल लगा दी है, ये मेटेलिक वॉल्स, ये क्या होगा, एक सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर हो गया, ये मेटेलिक वॉल्स हैं जिसको क्लोज कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो क्लोज्ड है, ये पूरा क्लोज्ड एंड है, ये भी एंड क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है। अगर ये ओपन होगा तो ये क्या होगा, वेवगाइड होगा, लेकिन अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो क्या बन गया, कैविटी रेजोनेटर बन गया। ठीक है, उसके बाद ईएम फील्ड, ये लाइन फिक्स है, हर जगह आएगी, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा फील्ड इक्वेशंस को, ठीक है ना। ईएम फील्ड कन्फाइंड इनसाइड द कैविटी रेजोनेटर must satisfy Maxwell equation subjected to boundary condition that is perpendicular component of electric field and parallel component of H vector यानी कि auxiliary field must vanish at, एक मिनट उल्टा कर दिया ना, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एच जेड आएगा, ये थोड़ा उल्टा हो गया था। पैरेलल कंपोनेंट वैनिश करेगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि पैरेलल या फिर टेंजेंशियल कह सकते हो आप। मस्ट वैनिश एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो उसके बाद अपन देखो 4TE, अच्छा इसको अपन स्टार्ट करते हैं कहाँ से, NP से है ना, TENP, M यूज नहीं करते ना इसमें, TENP और 4TENP सर्कुलर वेवगाइड। पहले मैं वेवगाइड की बात कर रहा हूँ, तो T है तो मतलब HZ होगा, H0Z होगा, JN प्राइम, ध्यान रखना डेरिवेटिव आता है ना इसमें, याद नहीं है तो हो जाएगा, JN प्राइम, और ये कितना आता है XNP अपॉन A और ये R X प्राइम NP cos N फाई और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड, यही होता है। लेकिन अपने को किसके लिए चाहिए, फॉर सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर, इन TENPQ मोड। अब ध्यान दो भैया, T मोड है तो एट जेड इक्वल टू 0 एट जेड इक्वल टू डी, जो एच जेड है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेनिश हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तो इससे कोस भी आता है जेड और साइन भी आता है, तो मैं कौन सा लूं जिससे 0 हो, कोस लोगे तो 0 नहीं होगा, मतलब इसमें जेड का कंपोनेंट क्या लेना पड़ेगा आपको, साइन का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो एच जेड कितना हो जाएगा, H0Z JN प्राइम XNP प्राइम अपॉन A R। अच्छा ये क्या है, देखो ये बताना चाहो ना,
ये कौन सी चीज़ क्या है, जैसे मान लो इसको तो मैं डी मान लेता हूँ और रेडियस है इसके स्मॉल ए, है ना, क्योंकि ये पता होना चाहिए स्मॉल ए क्या है, और आर क्या है, एक्सियल डिस्टेंस है, कॉस एन फाई और साइन क्यू पाई जेड अपॉन डी। ठीक है, अच्छा मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर पी एम एन पी क्यू मॉड इन सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर। तो टी एम मॉड है, इसका मतलब यहाँ पे कौन एग्जिस्ट करेगा, टी ई एग्जिस्ट करेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ई जेड एग्जिस्ट करेगा। तो ई जेड ई नॉट जेड, ये देखो इसमें देखो डेरिवेटिव नहीं होता है, आपको याद होगा जहाँ तक मुझे लगता है, फिर भी याद नहीं है तो भैया पन्ने पलट के देख लेना, कॉस एन फाई। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब डायरेक्ट मैं रेजोनेटर के लिए लिख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि ई जेड क्या परपेंडिकुलर हो गया ना भाई, जेड इक्वल टू जीरो के लिए ई जेड क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एच वेक्टर का वैनिश करता है, पैरेलल ई का वैनिश करता है, मतलब इसका परपेंडिकुलर जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो नॉन जीरो कौन लाता है, इससे कोस भी आता है साइन भी आता है, साइन तो जीरो ले आता है, नॉन जीरो कौन लाता है, कोस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, कोस क्यू बाई जेड अपॉन डी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके जनरल इक्वेशंस हो गई। यहाँ पे एन पी और क्यू क्या है, एन पी और क्यू क्या है, एन तो क्या है, नंबर ऑफ पीरियडिसिटी, नंबर ऑफ पीरियडिसिटी अलोंग द फाई डायरेक्शन, कि फाई के डायरेक्शन में कितने फुल वेव आए, हाफ वेव नहीं फुल वेव को बताता है एन। और पी किसको बताता है, नंबर ऑफ जीरोज को बताता है, कि जो बेसल फंक्शन है ये कितने जीरो ले रहा है। और क्यू क्या किसको बताएगा, हाफ वेव वेरिएशन को बताएगा अलोंग द जेड एक्सिस, क्यू किसको बताएगा, हाफ वेव वेरिएशन को बताएगा अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छा आप ये पता करना हो कि कौन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो देखो कोस के साथ है तो यहाँ पे किससे स्टार्ट होगा, ये कोस के साथ है, इसका मतलब ये जीरो से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन साइन तो ये क्यू जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो मतलब एन तो जीरो से स्टार्ट हो सकता है, क्यू जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे आओगे तो क्यू जीरो से स्टार्ट हो सकता है और एन भी जीरो से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और पी तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्यू जीरो से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ क्यू जीरो से स्टार्ट हुआ तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा और ये फील्ड जीरो। अब अगर एच जेड जीरो, अगर टी मोड में एच जेड जीरो होगा तो बाकी सारे फील्ड कहाँ से आएंगे, है ना। तो ये हो गया अपनी फील्ड इक्वेशंस। इसके बाद अपन जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, उसके बाद फुल जो इक्वेशंस हैं जैसे अपन ने अभी रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए लिखी थी वैसे ही अपन इनके लिए लिखेंगे, ठीक है ना, टी एम और टी ई मोड के लिए लिखेंगे। तो एक बार ये नोट कर लो, पॉज कर सकते हो आप यहाँ पे, और आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो पॉज करने से क्या होता है स्क्रीन बंद हो जाती है, तो आप अपने फ़ोन्स की सेटिंग में जाके इसको एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है ना, प्रिवेंट स्क्रीनिंग ऑफ ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे, मतलब आपकी डिस्प्ले बंद नहीं होगी, तो आपको नोट्स उतारने में दिक्कत नहीं होगी। और वैसे अगर कोई डाउट है तो जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी शायद आज शाम को ही मैं रख लूँ, तो उसके अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे क्लास ये अभी भी लाइव चल रही है, और मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि भाई जिसके पास टाइम हो वो देख लो। शायद आए थे एक दो लोग, ठीक है, लेकिन शायद समय अभाव था उन लोगों के पास तो वो वापस चले गए। कोई इशू नहीं है, ठीक है, बाद में देख लेना आप लोग। ठीक है, तो मैं फील्ड इक्वेशंस लिख रहा हूँ, इनको मिटा रहा हूँ। और बिल्कुल फील्ड इक्वेशन जैसे आपने उसके लिए लिखी थी ना, सेम, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, मतलब बिल्कुल तो सेम है। तो अगर आपने एक की याद की ना तो दूसरे की ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। देखो, तो फील्ड इक्वेशन पहले टी ई मोड के लिए लिख लेते हैं, फील्ड इक्वेशंस फॉर टी ई एम एन पी क्यू मोड। देखो ध्यान से, एच जेड आपको दिया हुआ है, एच नोट जेड जे एन, प्राइम लगाना मत भूलना भाई,
क्योंकि ये इन दोनों में डिस्टिंक्शन लाता है, यहाँ पे प्राइम नहीं होता। ये एक्चुअली ये किसके जीरोज को बताता है, बेसल फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जीरोज को बताता है, और ये किसको बताता है, बेसल फंक्शन के जीरोज को बताता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। cos n फाई और कितना आ जाएगा ये साइन क्यू बाई जेड, साइन क्यू बाई जेड अपॉन डी। अब देखो मैंने क्या तरीका बताया था, एच जेड दिया गया है तो एच एक्स कितना होगा 1 अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है यहाँ पे लिख लो। अच्छा वहाँ पे एम पाई अपॉन ए स्क्वायर वगैरह होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक्स। देखो किसके लिए, पहले टी मोड के लिए बता रहा हूँ ना, पहले टी मोड के लिए एक्स प्राइम एन पी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस प्लस क्यू पाई अपॉन डी, यानी कि क्यू पाई अपॉन डी का होल स्क्वायर। देखो इतना तो होता ही है ना उसके लिए, किसके लिए, आपके वेवगाइड के लिए। और ये टर्म एक्स्ट्रा टर्म आई है किसके जैसे, जेड कंपोनेंट के जैसे, जो जेड आया है उसके जैसे, ठीक है ना। चलो तो ये देखो, हाँ क्या लिखा जाओगे बताओ, डेल स्क्वायर एच जेड, एक तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और एक जेड के रेस्पेक्ट में। एच वाई का लिखोगे 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एच जेड, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में और एक बार जेड के रेस्पेक्ट में। अच्छा ई एक्स पे आओ, ई एक्स पे आओगे तो माइनस आयोटा ओमेगा म्यू, क्योंकि देखो टी मोड की बात करते हो इसमें माइनस आएगा, ई वाई में प्लस आएगा, जबकि टी एम की बात करोगे तो इसमें प्लस और ई वाई वाले में, मतलब जो वाई वाला कंपोनेंट है एच एक्स और एच वाई होंगे वहाँ पे, तो उल्टा चलता है साइन का, और एप्सिलॉन की जगह म्यू आ जाता है। बस ये याद करना बहुत ईजी है। तो डेल एच जेड क्या है, एक्स तो वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और ऐसे ई वाई चाहिए तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर, एच आपको लिखा हुआ है डेल एच जेड अपॉन डेल्टा एक्स। अब आपको पार्शियल डेरिवेटिव करने आते ही हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे काम हो जाएगा आपका। जैसे मैं एच एक्स लिखूँ तो देखो 1 अपॉन एच स्क्वायर एच नॉट जेड, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। ओके 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 ओके, एक दिक्कत हो गई क्योंकि इसमें क्या होता है आर फाई और जेड होते हैं ना। हाँ तो कुछ नहीं, आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जेड कंपोनेंट है एक एक्स है, तो ये बेसिकली इसमें एच आर आएगा ना, एच आर, तो आर आएगा तो यहाँ पे आर कर दो, वाई की जगह फाई आएगा तो वाई की जगह फाई कर दो, कन्फ्यूज मत हो जाना भाई। एक्स एक्स की जगह आर आएगा, यहाँ पे वाई की जगह फाई कर दो, वाई की जगह फाई आएगा, यहाँ पे एक्स की जगह आर कर दो, ठीक है। आर फाई जेड आएंगे ना इसमें कोऑर्डिनेट्स, तो 1 अपॉन एच स्क्वायर एच नॉट जेड, ठीक है। एच जेड कहाँ है, ये रहा, ये लिखा हुआ। एक बार आर के रेस्पेक्ट में करना है तो बेसिकली इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा ना भाई, और एक बार जेड के रेस्पेक्ट में भी करना है तो क्यू पाई अपॉन डी भी बाहर आएगा, और बाकी टर्म एज इट इज कोस एन पाई, और साइन क्या बन जाएगा कॉस क्यू पाई जेड अपॉन डी। अभी जो कॉन्स्टेंट जो भी आगे आए हैं इनको आप नया कॉन्स्टेंट लिख दोगे, क्या लिख दोगे, एच नोट आर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फील्ड एच नोट आर जे एन डबल प्राइम एक्स एन पी अपॉन ए आर, इस पर भी डबल प्राइम आप लगा सकते हो क्योंकि बेसिकली जीरोज को बताता है अब, है ना। और कॉस एन फाई और कॉस क्यू पाई जेड अपॉन। अब बात करेंगे अपन एच फाई की, तो 1 अपॉन एच स्क्वायर एज इट इज एच नॉट जेड एज इट इज, फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो एन बाहर आएगा, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्यू पाई अपॉन डी बाहर आएगा। इन सबको एक नया कॉन्स्टेंट दे देना, बाकी जे एन प्राइम एक्स एन पी अपॉन ए आर एज इट इज है, कोस का बन गया साइन एन फाई, और इसको साइन का क्या बन जाएगा, इस साइन का कोस बन जाएगा, यानी कि कोस क्यू पाई जेड अपॉन डी, ठीक है। इस सारे को क्या लिख दोगे, एच नॉट फाई लिख दोगे। तो देखो एच आर आ गया, एच फाई आ गया, ऐसे इनके पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ये फील्ड भी आप लोग लिख सकते हो ना। पार्शियल डेरिवेटिव ही तो करना है, अरे पार्शियल डेरिवेटिव ही तो करना है, चलो मैं कर ही देता हूँ। माइनस आइटा ओमेगा म्यू एच स्क्वायर, फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वही एन बाहर आएगा, जे एन प्राइम एज इट इज रहेगा, तो कोस का साइन बेसिकली माइनस भी आएगा, कोस का करते तो माइनस होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन एन फाई। और अच्छा ये अब देखो जेड के रेस्पेक्ट में नहीं है तो ये टर्म एज इट इज रहेगी, यानी कि साइन पी पाई जेड अपॉन डी। अभी जो आगे जो कांस्टेंट है इसको नया दे देना क्या, ई नोट आर, और ऐसे ही आप इसके लिए लिख सकते हो आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर एच नोट जेड, आर के रेस्पेक्ट में करना है तो जे एन डबल प्राइम एक्स एन पी अपॉन ए इंटू आर कोस एन फाई एज इट इज़, ठीक है, और साथ में साइन पी पाई जेड अपॉन डी एज इट इज़।
इस कांस्टेंट को नया कांस्टेंट दे देना, क्या, ई नोट फाई। तो यहाँ से आपके पास सारे फील्ड आ गए और आपको पता है ई जेड कितना है, टी ई मोड है तो ई जेड कितना होगा, 0 होगा। तो ये क्या हो गया, आपके फील्ड इक्वेशंस हो गए, किसके लिए, टी ई एन पी क्यू मोड के लिए, किसके अंदर, सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर के अंदर, किसके अंदर, सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर के अंदर। तो देखो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, बस करना क्या है, वहां पे जो एक्स वाई और जेड था तो एक्स की जगह यहाँ पे आर करना है, वाई की जगह फाई करना है और जेड की जगह जेड ही रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम एक्सप्रेशन मैंने वहां यूज किए थे। तो ये करने के बाद अपन बात करते हैं किसकी, टीएम मोड में फील्ड इक्वेशंस की, ठीक है, किसके अंदर, टीएम मोड के अंदर फील्ड इक्वेशंस की। तो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, आप आराम से पॉज करके नोट करो, बहुत इजी है, इसीलिए मैं एक्चुअली रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ। और फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है, कैसी भी दिक्कत है, आपका व्हाट्सअप ग्रुप पे आप कॉल कर लो कि सर ये टॉपिक आपने रिकॉर्डेड डाला था लेकिन हमें को समझ नहीं आ रहा, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मैं दोबारा कर दूंगा, लेकिन नोट्स एटलीस्ट बना लेना, ठीक है ना, हाँ, ताकि अपना थोड़ा टाइम बच जाए। बाकी मैं टॉपिक दोबारा करा दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं किसकी, फील्ड इक्वेशंस इन टीएम मोड। देखो टीएम मोड जब यहाँ पे करोगे तो आपको पता है टीएम मोड में डेरिवेटिव नहीं आता है ना, ये एक्स का डेरिवेटिव नहीं, एक्चुअली ये एक्स प्राइम जो है ये बताता है कि ये बेसल फंक्शन के डेरिवेटिव के जीरोज हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो वही चीज है, ई जेड लिख दो यहाँ, ई नोट जेड जे एन एक्स एन पी आर अपॉन ए कॉस एन फाई। अच्छा, ई जेड नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो कौन करेगा, कॉस करेगा, तो कॉस क्यू बाई जेड अपॉन डी। अच्छा अब देखो ई एक्स से स्टार्ट करो, जो दिया गया उससे स्टार्ट करो, 1 अपॉन एच स्क्वायर, क्या होता है तरीका, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ई जेड, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और एक बार जेड के रेस्पेक्ट में। एक्स की जगह यहाँ पे कौन आएगा, आर फाई जेड, तो आर आर हो गया याद। अब देखो ई वाई की जगह ई फाई, 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल स्क्वायर ई जेड, एक बार फाई के रेस्पेक्ट में एक बार जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद एच एक्स, तो यहाँ पे इस एक्स वाले कंपोनेंट में माइनस नहीं आता, आयोटा एप्सिलॉन और म्यू की जगह एप्सिलॉन आ जाता है, यहाँ पे एज इट इज है डेल ई जेड अपॉन डेल, ये एक्स की जगह क्या आएगा, आर, तो इसके अलावा कौन बचा, फाई बचा, तो डेल अपॉन डेल ई जेड अपॉन डेल्टा फाई। जब एच फाई की बात करोगे तो इसमें माइनस आएगा, माइनस आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा और एच स्क्वायर और ये डेल ई जेड, ये फाई है, इसका मतलब आर के रेस्पेक्ट में। अब पार्शियल डेरिवेटिव करने आपको आते हैं तो मैं स्किप कर रहा हूँ, आपके पास ये फील्ड है, पार्शियल डेरिवेटिव करके लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया है, सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर का टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। फील्ड इक्वेशंस थी बिल्कुल वैसी की वैसी चल रही हैं जैसे अपन ने किसके अंदर, रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर बात की थी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपन किसकी बात करेंगे, अटेन्युएशन की बात करेंगे। तो और बाकी सिलेबस अभी आया नहीं है, बाकी मैंने सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में बता दी थी कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सिर्फ एक टॉपिक छोड़ा है मैंने, अटेन्युएशन ड्यू टू कंडक्टिंग वॉल, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से जो अटेन्युएशन था वो मैंने करवा दिया था, सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है और मैं वेट कर रहा हूँ कि ठीक है यार मान लो सिलेबस में नहीं होता तो क्या ही मतलब है करने का, इसलिए तो ये करना, आप कोई दिक्कत आती है तो अपन मेरे से बताना ज़रूर एक बार कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब अगर आपको अग्नि सर रिकॉर्डेड में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको कोशिश करूँगा या तो रात को शिफ्ट कर देंगे क्लास को, लेकिन आपके लाइव ही रखेंगे क्लास। मेरा मोटिव है आपका काम होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, समझ रहे हो। मैं चाहे कैसे भी टाइम निकालूंगा, आप अच्छे से पढ़ो और कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करो, ठीक है। तो ठीक है, ये फील्ड इक्वेशन से लिख लेना, कोई डाउट आता है तो अपन नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। ओके, स्टे सेफ, टेक केयर।